हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। बचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और आरओ परीक्षा के लिए हिस्ट्री रिवीजन क्लास में आज हम गुप्त काल के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें गुप्त काल में इसके स्रोत पहले देखेंगे कि इसके स्रोत कहाँ, हमको कहाँ से जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में। तो देखिए, इसके साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और विदेशी यात्रियों के सहारे जो हमको उन्होंने लेख लिखा है उससे प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक साक्ष्य क्या क्या है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण। इन पुराणों के नाम याद रखिएगा, मत्स्य, वायु और विष्णु, क्योंकि कभी कोई पूछ लेता है कि ये पुराण किस राजवंश से संबंधित हैं, किस काल से संबंधित हैं, तो आपको बताना पड़ता है गुप्त काल, मौर्य काल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से। स्मृतियाँ प्राप्त हुई हैं, तो स्मृतियों में भी मिला हुआ है गुप्त काल का वर्णन। नारद स्मृति, बृहस्पति और पाराशर स्मृति। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री और वसुबंधु चरित में भी जो है गुप्त वंशीय इतिहास प्राप्त हुआ है। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण में भी जो और कुवलय माला में गुप्त वंशीय साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इनके सबके नाम याद रखिएगा और किससे संबंधित है। जैसे हरिवंश पुराण और कुवलय माला जैन ग्रंथ हैं, आर्य मंजूश्री, वसुबंधु चरित ये जो है बौद्ध ग्रंथ हैं, तो इसको सबको भी याद रखिएगा। अभिलेखीय साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, तो देखिए 42 अभिलेख गुप्तों के समय के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 27 प्रस्तर अभिलेख है, मतलब पत्थर पे उकेरे गए हैं, 14 ताम्र अभिलेख हैं और एक लौह अभिलेख है। ठीक है, टोटल 42 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। विदेशी विवरण में जो है, तो इस समय विदेशी विवरण में फाहियान, हुएनसांग और इसिंग अलबरूनी के जो है इन लोगों ने अपने रचनाओं में गुप्तकालीन वर्णन किया है। चंद्रगुप्त प्रथम से काल शुरू होता है, तो देखिए 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक इसने राज किया। इसने जो उपाधि धारण की, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, ये चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में गुप्त संवत का प्रचलन इन्होंने चालू किया। तो देखिए, गुप्त संवत अगर पूछेगा तो 319 में जब ये गद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त प्रथम, तो इन्होंने ही चलाया था गुप्त संवत। किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी जो है कुमार देवी से हुआ था। तो इन्होंने अपने जो सिक्के चलवाए उस पर अपनी रानी का और अपना चित्र उकेरा और उसके पीछे लिखवाया दूसरी तरफ लिच्छविया। क्या लिखवाया? लिच्छविया, क्योंकि वो लिच्छवी, इनके ससुराल कहाँ थी? लिच्छवी गणराज्य में। समुद्रगुप्त के बारे में जानिए, क्योंकि उनके पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम के। तो देखिए, समुद्रगुप्त इस वंश का सबसे महान शासक था। ठीक है, पहला प्रथम सबसे महान शासक था और इसके जो उपलब्धियां लिखी हैं किसने? हरिशेन ने अपने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है हरिशेन ने इसकी उपलब्धियों को लिखा है। ठीक है, विदेशी राज्य से इसके संबंध कैसे थे? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में अंत में जो है विदेशी राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उसमें कौन कौन से विदेशी राज्य? देवपुत्र, शाही, शाहा, नुशाही। ठीक है, ये कुषाण राज्य के बारे में को कहा गया था। उसमें शक राज्यों को कहा गया है शक मुरुंड। ठीक है, लंका को सिंघल कहा गया है और सर्वद्वीप वासी किसको कहा गया है? ये कहा गया है जावा सुमात्रा को। तो इतने लंका, जावा सुमात्रा, कुषाण, शक, इन लोगों का उल्लेख इसमें है। ठीक है, किसमें? जो है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, चीनी ग्रंथों से क्या ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त का समकालीन लंका का राजा कौन था? तो लंका का राजा था मेघवर्ण। क्या नाम था? मेघवर्ण। और समुद्रगुप्त के विजयों के आधार पर इतिहासकार स्मिथ ने इसको क्या कहा है? भारत का नेपोलियन। किसको कहा है? समुद्रगुप्त को। मुद्राएं क्या थी? तो मुद्राओं से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्यों? क्योंकि उसके मुद्राओं पर अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि कुछ मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए चित्र भी अंकित है। और इसके जो है समुद्रगुप्त स्वयं को कवि या विद्वान था, खुद ही मतलब बहुत अच्छा कवि था और विद्वान था। प्रयाग प्रशस्ति में इसे कविराज भी कहा गया है इसीलिए। ठीक है, मुद्राओं पे बीड़ा बजाते हुए पूछता है किसका चित्रण है, किसकी मुद्राओं पे? तो समुद्रगुप्त की। अश्वमेध यज्ञ जो है समुद्रगुप्त ने करवाया था और इसको कविराज कहा जाता था, इतना याद रखिए। ठीक, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएंगे। विक्रमादित्य जिनको कहा जाता था, इनका राज्य कब से? 375 से लेकर 412 ईस्वी तक चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 388 ईस्वी में मालवा व गुजरात के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके इसके राज्य को क्या कर लेता है? अधिकार है। तो 388 में
किसके किसके युद्ध हुआ था? रुद्र सिंह थर्ड, नाम याद रखिएगा, रुद्र सिंह थर्ड वर्सेस किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या रुद्र सिंह थर्ड देगा तृतीय या सी या डी पार्ट पे, और ए बी पे आपको दे देगा रुद्रदामन दे देगा, या ऐसे रुद्र द्वितीय दे देगा, तो कन्फ्यूज मत होना। रुद्र सिंह तृतीय से इसकी युद्ध होती है 388 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ का शासक था? मालवा और गुजरात का। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की, जब शक विजय प्राप्त की, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों के अहंकार को चूर करने के कारण इसको शक आर्य, ठीक है, आर्य माने दुश्मन, शक मतलब दुष्शकों का। ठीक है, तो इसने शकार की भी उपाधि धारण की थी। उज्जैनी भी गुप्तों को प्राप्त हुई। ठीक है, इसने जो है उज्जैनी पर भी कब्जा किया और उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उज्जैनी को द्वितीय राजधानी किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। अपनी दूसरी राजधानी बनाया था उज्जैनी को, जिससे वो पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली लौह स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, मेहरौली स्तंभ से प्राप्त होता है कि हमें कि इसने जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बंगाल विजय भी की थी। वैवाहिक और मैत्रीपूर्ण संबंध देख लीजिए इसके। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग वंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और कुबेर नागा के उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन, देखिए रुद्रसेन द्वितीय से इसने अपनी पुत्री का शासन वो किया है, शादी किया है, और रुद्र सिंह थर्ड से इसने युद्ध किया था। तो इन सब में कन्फ्यूज मत होइएगा। रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। ठीक है, राजा भोज की रचना श्रृंगार प्रकाश, नाम याद रखिएगा, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? तो राजा भोज की। में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश कुकुस्थवर्मन के दरबार में भेजा था। कुंतल राज्य आपको याद आ रहा होगा, आपने देखा होगा जो है बाहुबली सेकंड में जो देवसेना रहती है वो कुंतल नरेश की बहन रहती है ना, तो वो कुंतल नरेश या कुंतल राज तब भी था। ठीक है, तो बाहुबली भी बनाई गई, जो उसमें बहुत सारी चीज़ें उठाई गई हैं, इतिहास से उठाई गई हैं। बाहुबली था कि नहीं था वो तो नहीं पता है, लेकिन कुंतल नरेश देखिए कुंतल राज का इसमें वर्णन है। उसका राजा कौन था? कुकुस्थवर्मन। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कालिदास को भेजा था। चलिए, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ इसके देख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेखों में इसे परम भागवत कहा गया है। ठीक है, परम भागवत की इसने उपाधि धारण की है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी में आया था और 415 तक रहा भारत में। ठीक है, 16 वर्षों तक, याद रखिएगा 16 वर्षों तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य जो नाम हैं वो क्या है? देवराज और देवगुप्त। ठीक है, इसकी उपाधि क्या है? विक्रमांक। क्या है उपाधि? विक्रमांक। फिर कुमारगुप्त भट्ट आते हैं 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त सेकंड के बाद 3 वर्षों तक कौन शासक था? कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है, वैशाली के राज्य उसके 3 साल बाद में कुमारगुप्त जो है शासन संभालता है। वैशाली से प्राप्त एक मुद्रा में चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र, क्या नाम था? गोविंद गुप्त को युवराज कहा गया। तो माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 3 साल तक गोविंद गुप्त ने शासन किया, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। उसके बाद जो है कौन शासन संभालता है? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त जो कि पैतृक संपत्ति के रूप में साम्राज्य में मिला, उसने सुरक्षित रखा, न उसको बढ़ाया न घटाया। कुमारगुप्त ने के समय नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाली जनजातियाँ कौन सी थी? पुष्यमित्रों ने जो है विद्रोह किया, जिसको चंद्रगुप्त जो है कुमारगुप्त के पुत्र अस्कंदगुप्त ने पराजित कर दिया और उनका अंत कर दिया। ठीक है, इसकी एक मुद्रा में अश्वमेघ महेंद्र शब्द अंकित किया गया है। किसके लिए? समुद्रगुप्त के लिए। इसीलिए पता चलता है कि इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। ठीक है, चलिए, कुमारगुप्त ने नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बाद में बन गया। ठीक है, तो अभी अब करंट न्यूज में भी नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है फिर से। तो याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय पहले क्या था? एक बौद्ध विहार बनवाया था। किसने? कुमारगुप्त ने। ठीक है, गुप्त वंशीय कुमारगुप्त ने नालंदा को बौद्ध विहार बनवाया था, वही बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था। अस्कंदगुप्त आगे 455 से 467 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। अस्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया करने के उपलक्ष्य में जो है अपनी उपाधि धारण की, कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? अस्कंदगुप्त ने।
और इसने सुदर्शन झील का जो टूट गई थी उसका जो है जो है बाद में जीर्णोद्धार करवाया। किससे? इसका जो है प्रशासक था चक्रपालित। जूनागढ़ का प्रशासक इसका था, उसका नाम था चक्रपालित। तो चक्रपालित से कहकर इसने जीर्णोद्धार करवाया था सुदर्शन झील का। स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख, ठीक है, कहोम अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, कहोम अभिलेख पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो स्कंदगुप्त से। ठीक है, और इसमें क्या पता चलता है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकरों की 5 मूर्तियों की स्थापना करवाई थी, तो ये याद रखिएगा। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी तो 467 से 550 ईस्वी तक इसके जो है 8 उत्तराधिकारियों ने राज किया। और फिर क्या होता है कि विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो नाम याद रखिएगा, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में देख लीजिए, तो इसमें जो है गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में ही केंद्रित था। तो जो सबसे बड़ा सम्राट होता था, मतलब राजा होता था, उसी में सारे शक्तियाँ थीं। गुप्त शासक अपने को महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, परम भागवत, परम देवता, पृथ्वी पति, यही सब जो है अपने आप को वो क्या उपाधियों से सुशोभित करता था। गुप्त काल में मंत्रियों का पद भी वंशानुगत था। ठीक है, और साम्राज्य के मुख्य पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को कुमार मात्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार मात्य। प्रशासनिक इकाइयाँ देख लीजिए, तो देश के शासक को गोप्ता और भुक्ति, ठीक है, देश को जब जो प्रदेश सबसे बड़े शासक था देश, तो उसको गोप्ता कहा जाता था। और उससे छोटे शासक जो है तो छोटे छोटे क्षेत्रों को बांट दिया गया था, उनको भुक्ति कहा जाता था। तो भुक्ति के शासक को उपरीक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपरीक महाराज। ठीक है, तो गोप्ता फिर उपरीक। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से उल्लेख मिलता है कि जूनागढ़ के जूनागढ़ का नगर प्रशासक था, उसका नाम था चक्रपालित। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामपति, महत्तर या फिर ग्राम भोजक कहा जाता था। भू राजस्व व्यवस्था देख लीजिए इनका क्या था। तो इन्होंने जो है भू राजस्व के लिए 1/6 कर लगा रखा था, मतलब उपज का 1/6। और जो नगद कर लेते थे वो उसको कहा जाता था हिरण्य कर। ठीक है, हिरण्य कर, नगद कर को कहा जाता था। चलिए इसकी संस्कृति देख लीजिए। गुप्तकालीन संस्कृतियाँ, तो इस युग में संस्कृत भाषा को अत्यधिक विकास संस्कृत भाषा को अत्यधिक जो है महत्व दिया गया और इसका विकास किया गया। ठीक है, जो प्रयाग प्रशस्ति हरिशेर ने लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति, ये चंपू शैली में लिखी गई। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है कि चंपू शैली में थी, किस शैली में थी, तो ये चंपू शैली में है। ठीक है, कालिदास संस्कृत का विद्वान था, जिसने 7 रचनाएं लिखी। ये गुप्तकालीन ही थे। कौन कौन से? देखो, इन्होंने नाटक 3 लिखे हैं। कौन कौन से? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंश और कुमार संभव, और लघु काव्य लिखे हैं, ऋतुसंहार, मेघदूत। तो देखिए, नाटक याद रखने का वो रखिए कि ये पूछता है ना कि ये रचना है, ये नाटक है, महाकाव्य है, लघु काव्य है, क्या है। तो देखिए, जिसमें माँ लास्ट में आ रहा है, देखो, शकुंतलम, मित्रम, वर्षीयम, तो माँ आ रहा है, ये सब क्या है? नाटक है। यम से माँ और उसके बाद में ना। ठीक है, ना से नाटक। तो क्या हो जाएगा? ये जो सभी नाटक हैं, और फिर रघुवंश और कुमार संभव, ये क्या हो जाएगा? आपका महाकाव्य। और ऋतुसंहार, मेघदूत क्या है? ये आपका है लघु काव्य। ठीक है, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्तम, इस गुप्त के देवी चंद्रगुप्तम इस युग के क्या है? विशिष्ट रूप से राजनीतिक नाटक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। विज्ञान और तकनीकी के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। तो इस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट थे। इन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम में वृत्त की खोज की, वृत्त के बारे में लिखा, त्रिभुज आदि के सिद्धांतों का दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति का विवेचन किया है। ठीक है, किसने? आर्यभट्ट ने। तो ये देख लीजिएगा कि वृत्त, त्रिभुज, दशमलव, बीजगणित, त्रिकोणमिति के बारे में विवेचन किया। आर्यभट्ट ने पाई, ठीक है, पाई का मान 3.14 बताया, जो भी अभी भी वही है। ठीक है, इन्होंने सौर वर्ष की लंबाई को कितना बताया था? 365.358 दिन के बराबर बताया था, जो कि आधुनिक सिद्धांतों के सर्वनिकट है। ठीक है, इन्होंने चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण की वैज्ञानिक जो है व्याख्या दी थी। ठीक है, और बताया था कि पृथ्वी गोल है। किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, बारामीर ने पंचरस सिद्धांतिका, तो ये नाम याद रखिएगा कि पंचरस सिद्धांतिका किसकी है? बारामीर ने। और इसमें इन्होंने ज्योतिषी के 5 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक है, गुप्त काल के प्रसिद्ध चिकित्सक और आयुर्वेद कौन थे? धन्वंतरी हुए।
और पूर्वी तुर्किस्तान ने नवनीतकम नामक एक आयुर्वेद ग्रंथ को मिला है, जिसका रचना गुप्त काल से ही बताया जाता है कि गुप्तकालीन ग्रंथ है। वो कहाँ पे मिला है? तुर्किस्तान में मिला है। स्थापत्य कला के बारे में देख लीजिए तो प्रथम चरण में बौद्ध चित्रों का अनुकरण करके मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, बौद्ध चैत्यों को देखा गया और मंदिर का निर्माण किया गया। इसके उदाहरण में है कि कृष्णा जिले में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, उसमें एक मंदिर है कोपेतेश्वर मंदिर। क्या है? कोपेतेश्वर मंदिर। तो एक गुप्तकालीन मंदिर है, नाम याद रखिएगा। द्वितीय चरण में इन्होंने जो है स्तूपों को अनुकरण करके गोल मंदिर बनाने चालू किए और तृतीय चरण में मंदिर के छत चौकोर एवं समतल बनाई गई। इसमें एक कमरा बनाया गया जिसमें मुख्य देवता की स्थापना की गई और इसको गर्भगृह कहा गया है ना। चौथे चरण में इन्होंने क्या किया कि प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो है 4 चरणों में इन्होंने मंदिरों का जो है निर्माण किया और मंदिरों को जो है धीरे धीरे उसके शोभायमान किया और अलंकृत किया। अगला है कि मूर्ति कला। तो बिहार के सुल्तानगंज में बुद्ध की एक प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? बिहार के सुल्तानगंज में। ठीक है, सबसे सुंदर मूर्ति है बुद्ध की और इसे ब्रिटेन के बर्किंघम संग्रहालय में रखा गया है। अंग्रेज यहाँ से चुरा के लेकर चले गए थे। चित्रकला जो है तो गुप्त काल में अजंता और बाघ जो गुफाएं हैं ये गुप्तकालीन हैं। अजंता की गुफाओं में 2 प्रकार के चित्र जो है तकनीकी प्राप्त हुई है होती हैं। कौन कौन सी? तो फ्रेस्को तकनीकी एक है। फ्रेस्को तकनीकी, इस तकनीकी को गीला लेप के चित्र से निर्मित किया गया और एक है टेम्पेरा तकनीकी, इसको सूखे लेप से चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई इसमें जो गुप्तकालीन रचनाएं हुई हैं। तो मैंने कालिदास का बता दिया आपको सातों। विशाख दत्त ने 2 रचनाएं की, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। शूद्रक ने मृच्छकटिकम। ठीक है, अमर सिंह ने अमरकोश। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र। वात्स्यायन ने लिखा है कामसूत्र। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र और कामंदक ने क्या लिखा है? नीतिशास्त्र। तो याद रखिएगा, नीतिसार जो है किसने लिखा है? कामंदक ने। कामंदक नीतिसार लिखा है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य ये हम सब आपको बता चुके हैं अभी। वही का एक देख लीजिए, इकट्ठा दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त सम्राटों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के गुप्त सम्राटों में किसने जारी किए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। फायान के अनुसार सामान्य लेन देन जो होती थी वो कौड़ियों में होती थी। गुप्तकाल के किसानों से उद्रंग और उपरिकर नामक अतिरिक्त कर लिया जाता था। ठीक है, गुप्त काल में कायस्थ का उल्लेख लेखक वर्ग के रूप में मिलता है। कायस्थ को क्या कहा जाता था? लेखक वर्ग को क्या कहा जाता था? कायस्थ। कायस्थ का सर्वप्रथम कुषाण कालीन मथुरा अभिलेख एवं याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है कायस्थों का जो है उल्लेख। ठीक है, और कहोम अभिलेख। तो कहोम अभिलेख जैन मूर्तियों की स्थापना का उल्लेख है। आपसे अभी बताया था स्कंदगुप्त के समय पे एक कहोम अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से रिलेटेड है और इसमें 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवाई गई हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा 10 पुर, मंदसौर को 10 पुर कहा जाता था, में एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त काल में सुश्रुत नामक एक शल्य चिकित्सक थे। तो सुश्रुत जो है, सुश्रुत और चरक का पूछा जाता है किस काल में थे? तो सुश्रुत जो है आपके गुप्त काल में, चरक इससे पहले कुषाण काल में आ चुके हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में सुश्रुत नामक शल्य चिकित्सक हुए। इन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा है। इन्होंने छुआछूत होने वाली बीमारियों का उल्लेख किया था इसमें। ठीक है, गुप्त काल में शतरंज का खेल भारत में उद्भूत हुआ। ठीक है, शतरंज जो है ये भारत का खेल है, आप जानते होंगे। तो कभी गुप्त काल में ही जो है खोज हुई इस खेल की। इस समय इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। चलिए, अब ये गुप्तकालीन इतिहास पूरा होता है और अब हम अगले क्लास में देखेंगे गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नए वीडियो में।